हैदराबाद पर आधारित इंडियाज वार्स सीरीज के पहले भाग में आपने हैदराबाद रियासत के बनने, निजाम के अमीर होने और उसके ब्रिटिश सत्ता से संबंध के बारे में देखा। ब्रिटिश सेना को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी देने वाला हैदराबाद राजनीतिक स्तर पर शेष भारत के राजनीतिक आंदोलन से कटा हुआ था। 1920 तक हैदराबाद में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि की मनाही थी। निजाम ने अपने राज्य में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को गैरकानूनी घोषित कर रखा था। ये और बात है कि 1931 में निजाम के बेटे आजम की शादी तुर्की के आखिरी खलीफा अब्दुल माजिद द्वितीय की इकलौती बेटी से हुई थी। 1921 में कई शर्तों के साथ आंध्र जनसंघ की स्थापना की इजाज़त दी गई, जो किसानों के जोत के अधिकार, स्त्री शिक्षा और देवदासी प्रथा जैसे मुद्दों पर काम करती थी। बाद में आंध्र जनसंघ का नाम बदलकर आंध्र महासभा कर दिया गया और 1937 में इस संगठन ने पहली बार हैदराबाद में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग की, यानी ऐसी सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह हो। निजाम ने 1893 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद बनाई थी, जिसके आधे से ज़्यादा सदस्यों को वो चुनता था और किसी को भी बिना कारण बताए बर्खास्त कर सकता था। इसमें ज़्यादातर सदस्य मुसलमान थे। 1946 की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये ध्यान रखा गया कि कुल 132 सीटों में मुसलमान सीटें हिंदुओं से 10 ज़्यादा हों। हैदराबाद रियासत की एक मूल समस्या थी उसकी सांप्रदायिक प्रकृति। रियासत की 82% जनता हिंदू थी, पर सिविल सर्विस, पुलिस और सेना में ज़्यादातर मुसलमानों को ही रखा जाता था। यहाँ राज मुसलमानों के हाथों में था और जबरन धर्म परिवर्तन से लेकर नौकरियों में भेदभाव तक हर किस्म का सांप्रदायिक व्यवहार हिंदुओं को झेलना पड़ता था। रियासत की सरकारी भाषा 1886 तक फारसी और उसके बाद उर्दू थी। हालांकि उर्दू केवल 10% लोगों की ही भाषा थी, जबकि तेलुगु यहाँ के 48%, मराठी 26% और कन्नड़ 12% लोगों की मातृभाषा थी। 1885 में जहाँ नौकरशाही की सूची में 4,949 हिंदू और 2,882 मुसलमान थे, वहीं 1920 तक यह संख्या उलटकर 2,393 हिंदू और 5,174 मुसलमान हो गई थी। हिंदू धार्मिक उत्सवों को भी केवल घरों की 4 दीवारी के भीतर ही मनाने की इजाज़त थी, सार्वजनिक तौर पर नहीं। हिंदुओं को कीर्तन और जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं थी। नए मंदिर निर्माण या पुरानों के जीर्णोद्धार की अनुमति भी कभी कभार ही मिला करती थी। 1917 में दशहरा और मुहर्रम एक साथ पड़ने पर हैदराबाद रियासत में दंगे हुए और हुकूमत ने एक इस्लामिक राज्य की तरह व्यवहार किया। 1936 में जब आर्य समाज ने नगर कीर्तन करने शुरू किए तो पुलिस ने उन्हें रोका और 1937 में सर्कुलर नंबर 53 के द्वारा आर्य समाज की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1892 में पहली शाखा खुलने के बाद से 1938 तक हैदराबाद में आर्य समाज की 250 से ज़्यादा शाखाएं हो गई थी। जनवरी 1938 में हैदराबाद में व्यापक दंगे हुए और पुलिस की मदद से हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। हैदराबाद राज्य के कई नेता जैसे स्वामी रामानंद तीर्थ, कांबलेवाले, एम चेन्ना रेड्डी, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, बीदर के रामचंद्र वीरप्पा, केवी नरसिम्हा राव, गुलबर्ग के विद्याधर गुरुजी और रायचूर के पंडित तारानाथ, ये सब निजाम के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हो गए। जनवरी 1938 में हैदराबाद से भागकर आए अनेक शरणार्थी कुछ महीने पहले ही 15 साल के हाउस अरेस्ट से बाहर आए विनायक दामोदर सावरकर से मिले और हिंदू महासभा से इस मामले में मदद के लिए कहा। महाराष्ट्र प्रांतीय हिंदू सभा ने एक जांच समिति को हिंदुओं की शिकायतों और दंगों की पड़ताल करने के लिए भेजा, जिसने हैदराबाद राज्य का व्यापक दौरा किया और एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। राज्य की कांग्रेस इकाई ने भी हैदराबाद में हिंदुओं की दशा पर बयान जारी किया, पर कांग्रेस हाईकमान ने राज्य कांग्रेसी नेताओं को अभियान चलाने की धृष्टता पर और महामहिम निजाम साहिब को नाराज करने पर डांटा और फिर उन्हें शांति और माफ़ी के लिए आवेदन करने को कहा। 28 नवंबर 1938 को रियासत में वंदे मातरम के नारे पर रोक लगा दी गई। इसके जवाब में
हिंदू छात्रों ने वंदे मातरम आंदोलन शुरू किया। निजाम के आदेश पर कोई 2000 छात्र स्कूल कॉलेजों से निकाल दिए गए, जिनमें से एक उस समय 17 साल के युवा नरसिम्हा राव बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने हरिद्वार के वेद मंदिर आश्रम के महात्मा नारायण स्वामी के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया और जनवरी 1939 के अंत से आर्य समाजी स्वयंसेवकों के समूह हैदराबाद पहुंचने लगे। 4 फरवरी 1939 को महात्मा नारायण स्वामी के नेतृत्व में पहला जत्था सत्याग्रह के लिए हैदराबाद रियासत में आया और स्वामी जी को गुलबर्गा में गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल गुलबर्गा में रखा गया। उन्हें 1 साल की सजा दी गई। गिरफ्तारी देने वाले सत्याग्रहियों में पहला जत्था हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी के छात्रों का था। 24 फरवरी 1939 को हैदराबाद से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र रहबर दक्किन में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के नाम से एक गजल प्रकाशित हुई, जिसकी एक लाइन थी, बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, जलजला आ ही गया सिलसिले जुन्नार पे भी। अर्थात अल्लाहू अकबर की आवाज़ सुनकर शंख बंद हो गए और जनेऊ कांपने लगे। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने इस गजल का उत्तर देते हुए लिखा, 3 धागे थे फ़कत सूत के कच्चे, लेकिन बाजी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पे भी। अर्थात सूत के कच्चे धागों से बना यज्ञोपवीत हैदरी तलवार पर भारी पड़ा। जाहिर है हैदराबाद रियासत का सांप्रदायिक माहौल कभी भी आग का रूप ले सकता था। अप्रैल 1939 तक 2000 आर्य समाजी सत्याग्रही जत्थों में हैदराबाद पहुंच चुके थे। आंदोलन का अंग रहे 12-14 साल के लड़कों के साथ निर्दयतापूर्ण बर्ताव हुआ और उन्हें बेहद क्रूर और अमानवीय स्थितियों में 2 साल तक की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। जेल में दंगाई रजाकारों के साथ मिलकर पुलिस ने इन स्वयंसेवकों के साथ बेहद बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। उन्हें भूखा रहने के लिए छोड़ दिया जाता। कैदियों को बेड़ियों और आड़ी डंडों पर बांधकर कोड़े लगाए गए। यहाँ तक कि जेलों में जंजीरें समाप्त होने पर उनके लिए नए आदेश देने पड़े। लेकिन आखिरकार निजाम को झुकना पड़ा और 19 जुलाई 1939 को कुछ सुधार लागू किए गए, जिनमें छोटी सरकारी नौकरियों में हिंदुओं के लिए 50% आरक्षण भी शामिल था। 8 अगस्त 1939 को निजाम सरकार ने धार्मिक सम्मेलनों, बैठकों, यात्राओं और सार्वजनिक उपासना स्थलों के संबंध में छूट की एक नई विज्ञप्ति जारी की। उसी माह निजाम ने सभी कैदियों को भी रिहा कर दिया। इसके बाद कम्युनिस्ट क्रांति से प्रेरित तेभागा आंदोलन हैदराबाद रियासत में शुरू हुआ। रियासत की कुल जमीन का 1/3 हिस्सा केवल 1100 सामंतों के पास था, जो सब के सब मुसलमान थे। इन 1100 जमींदारों के लिए 40 लाख भूमिहीन खेती करते थे। रवि नारायण रेड्डी के नेतृत्व में 1945 से कम्युनिस्टों ने व्यापक और हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। तेलंगाना क्षेत्र में कई इलाकों में निजाम की सरकार लगान वसूल करने में असफल होने लगी। जंगलों में रहने वाले कम्युनिस्ट 1947 तक निजाम के लिए सरदर्द बने रहे। जब देश की आज़ादी का वक्त करीब आया तो निजाम से कांग्रेस के नेताओं ने भी संपर्क साधा और मुस्लिम लीग ने भी। 3 जून 1947 को जब अंग्रेजों ने घोषणा की कि 15 अगस्त को भारत को 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बांटकर आज़ाद किया जाएगा, तो निजाम ने एक फरमान जारी कर घोषणा की कि हैदराबाद रियासत से कोई भी प्रतिनिधि ना तो भारत और ना ही नए बनने वाले पाकिस्तान की संविधान सभा में भेजा जाएगा, बल्कि 15 अगस्त 1947 को निजाम की हैदराबाद रियासत एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बन जाएगी। दरअसल निजाम का इरादा भारत और पाकिस्तान की तर्ज पर डोमिनियन स्टेटस पाने का था, पर जब उसे बताया गया कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के क्लोज 7 में किसी भी रियासत के डोमिनियन स्टेटस की गुंजाइश ही नहीं है, तो उसने इस बात पर आपत्ति की कि ब्रिटेन अपने पुराने वफादार साथी से इस तरह नाता क्यों तोड़ रहा है। 11 जुलाई 1947 को निजाम ने अपनी मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष यानी दीवान छतरी के नवाब की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन या प्रतिनिधिमंडल गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने दिल्ली भेजा। इस डेलीगेशन ने माउंटबेटन और वीपी मेनन से बरार को वापस हैदराबाद को देने, हैदराबाद को डोमिनियन स्टेटस देने और भारत में शामिल होने की शर्तों के बारे में बात की। माउंटबेटन ने कहा कि बरार अब सेंट्रल प्रोविंस यानी आज के मध्य प्रदेश के क्षेत्र वाले प्रदेश का तकरीबन हिस्सा है और यह निजाम को बिना युद्ध के नहीं मिल सकता। डोमिनियन के मुद्दे पर भी माउंटबेटन ने लाचारी का इजहार किया। डेलीगेशन को बताया गया कि हैदराबाद अगर बाकी रियासतों की तरह डिफेंस, कम्युनिकेशन और विदेश मामले भारत के हवाले कर तुरंत विलय की घोषणा करता है तो इसका फायदा भारत को भी होगा और हैदराबाद को भी। इस पर हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने धौंस दी कि अगर ज़्यादा दबाव डाला गया तो रियासत पाकिस्तान में विलय का फैसला भी ले सकती है। इस पर माउंटबेटन ने जवाब दिया कि केवल भौगोलिक कारणों से भी ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है और भारत में शामिल होने का ये मामूली शर्तों वाला सुनहरा मौका शायद बार बार हैदराबाद को ना मिले। दरअसल निजाम चाहता था कि भारत के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर ले पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन न करे। पर अलग से हुई एक बैठक में रियासती मामलों के सचिव वीपी मेनन ने इससे साफ इनकार कर दिया। मेनन का तर्क था कि भारत सरकार हर रियासत के साथ दोनों दस्तावेजों पर एक साथ साइन कर रही है और हर रियासत के लिए अलग अलग तरह के अरेंजमेंट से दिक्कत बढ़ेगी। बातचीत बेनतीजा रही थी और हैदराबाद से आया प्रतिनिधिमंडल बैरंग वापस लौट गया। भारतीय नेतृत्व समझ गया था कि 15 अगस्त तक निजाम के साथ समझौता असंभव है, लेकिन वो बातचीत के रास्ते बंद नहीं करना चाहता था। इसलिए गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के आग्रह पर कैबिनेट ने हैदराबाद के साथ बातचीत को 2 और महीने जारी रखने का फैसला किया। इसके बाद 8 अगस्त 1947 को निजाम ने माउंटबेटन को लिखा कि वो हैदराबाद के भारत या पाकिस्तान में विलय के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि वो भारत के साथ एक संधि करने के लिए तैयार था जिसमें रेलवे और टेलीग्राफ पर आपसी समझौता होता और निजाम एक तय सेना भारत की रक्षा के लिए देता, लेकिन ये सेना पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में तटस्थ या न्यूट्रल रहती। निजाम चाहता था कि वह विदेशी राजधानियों में अपने एजेंट नियुक्त कर सके और अगर भारत कॉमनवेल्थ से अलग होने का फैसला करे तो हैदराबाद को ये इख्तियार हो कि वो कॉमनवेल्थ में बना रहे। 15 अगस्त 1947 की शाम जब माउंटबेटन ने भारत की संविधान सभा को संबोधित किया तो आशा जाहिर की कि हैदराबाद रियासत से बातचीत से कोई ऐसा हल निकलेगा जो सभी को मान्य होगा। The only state of the first importance that has not yet acceded is the Premier State, Hyderabad. His Exalted Highness has, however, assured me of his wish to cooperate in the 3 essential subjects of external affairs, defence and communications with that Dominion whose territories surround his state. With the assent of the government, negotiations will be continued with the Nizam, and I am hopeful that we shall reach a solution satisfactory to all. भारत में हर कोई ये मानता था कि हैदराबाद किसी भी दिन भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उधर निजाम ने पुर्तगालियों के साथ गोवा को लीज पर लेने के लिए बातचीत शुरू कर दी। निजाम को लगता था कि अगर उसके पास एक समुद्री सीमा हो तो उसका आज़ाद मुल्क का दावा मजबूत हो जाएगा। इस बीच हैदराबाद की अंदरूनी राजनीति भी तेजी से करवट ले रही थी और निजाम सरकार पर कट्टरपंथी मुसलमानों का एक समूह हावी हो रहा था जो भारत सरकार से किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ था। दरअसल 1927 में हैदराबाद के मौलवी महमूद नवाज खान ने रियासत के मुसलमानों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए अपने घर तौहीद मंजिल में एक बैठक आयोजित की। इसके बाद जल्दी ही एक संगठन बनाया गया, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन या MIM। ये एक तरह से मुसलमानों का संयुक्त मोर्चा था। 1937 से इसकी बागडोर नवाब बहादुर यार जंग के हाथ में आ गई, जो पाकिस्तान मूवमेंट के पैरोकार अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना का सहयोगी था। 1938 में MIM ने जर्मनी की नाजी पार्टी की तर्ज पर रजाकार नाम से मुसलमानों की एक निजी सेना तैयार की,
जो सिर्फ पार्टी और अपने नेता के प्रति उत्तरदायी थी और हिंसा में विश्वास रखती थी। 1944 में बहादुर यार जंग की रहस्यमयी मृत्यु के बाद MIM में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें जीत हुई कट्टर सुन्नी नेता कासिम रजवी की। रजवी का जन्म लखनऊ में हुआ था। उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की थी और फिर हैदराबाद आकर बस गया था। रजवी ने पहले 1946 में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर आम मुसलमानों को अपने पक्ष में किया और फिर निजाम के दीवान छतरी के नवाब का घेराव कर उसके घर में आग लगवा दी। कासिम रजवी खुद MIM का अध्यक्ष बन गया और उसने इस्लामी कट्टरवाद के आधार पर दिए गए इस्लाम खतरे में है टाइप के घोर सांप्रदायिक भाषणों से पूरी रियासत के ज़्यादातर मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया। कासिम रजवी ने रजाकार सेना के संगठन और हथियारों के प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया और 1947 में इसकी संख्या 1.5 से 2 लाख के बीच पहुंच गई। यानी भारत की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हैदराबाद की तरफ से खतरा कोई किताबी बात नहीं थी, ये सामने था और बढ़ रहा था। आज़ादी के कोई एक सप्ताह बाद निजाम ने दिल्ली को कहलवाया कि वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर दस्तखत करने के लिए तैयार है, एक्सेशन पर नहीं। यानी भारत से सहयोग उसे मंजूर था, विलय नहीं। जब ये प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने रखा गया तो वो उखड़ गए। उन्होंने माउंटबेटन को लिखा कि भारत में विलय का कोई भी विकल्प नहीं है। सरदार पटेल के कहने पर माउंटबेटन ने 27 अगस्त को निजाम को रियासत में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव दिया, जिसे अगले ही दिन निजाम ने नकार दिया। 8 सितंबर को छतरी का नवाब और निजाम के संवैधानिक सलाहकार सर वाल्टर मोंकटन दिल्ली आए। इस बैठक में माउंटबेटन ने, जो खुद बड़े सैनिक अधिकारी रहे थे और जिनके सामने हथियार डालकर जापानी सेना ने दूसरा विश्व युद्ध समाप्त किया था, नवाब से उन रिपोर्ट्स के बारे में पूछा जिनके अनुसार निजाम ने 30 लाख पाउंड के हथियारों का ऑर्डर चेकोस्लोवाकिया को दिया था। नवाब ने कहा कि ऐसा बिना उसकी जानकारी के किया जा रहा है और अगर भारत सरकार हैदराबाद को हथियारों की सप्लाई बंद न करती तो ऐसा न होता। दिल्ली को यह भी पता चला कि निजाम पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान को अपनी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष बनाना चाहता है, पर जफरुल्लाह खान को पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि बनाकर UN में भेज दिया गया था। इशारे साफ थे कि निजाम का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था।